किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो उसके प्रीवियस ईयर को होता है वो जरूर देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारी तैयारी होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। तो जो भी पिछले साल पेट का पेपर हुआ था 15/10 को फर्स्ट शिफ्ट का, वो मैं पेपर आपको करा रही हूँ। इसमें हमारे हिंदी के, जीएस का, करंट अफेयर, ये सारे इसमें कवर किए हुए हैं। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का उसके लिए अलग से सीरीज आएगी। तो जो भी प्रीवियस ईयर 2 साल में पेपर हुए हैं वो सारे पेपर मैं आपको करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम शब्द दिए हुए हैं, यानी शब्द दिए हुए हैं, जो ये विलोम शब्द हैं उसमें दिया हुआ है कौन सा जोड़ा जो है वो विलोम शब्द सही दिया हुआ है। तो पहला है हमारा नूतन, पुरातन, यानी नूतन का पुरातन होता है, निषिद्ध का तुक्ष होता है, कर्कश का खुरदरा होता है, या जोड़ का मेल होता है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये नूतन का पुरातन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कर्कश का क्या होता है। तो कर्कश का खुरदरा नहीं, कर्कश का क्या होता है, कर्कश का हमारा जो है वो मधुर होता है। इसके अलावा निषिद्ध की बात करते हैं तो निषिद्ध का हमारा विहित होता है। तुक्ष की बात करते हैं तो वो क्या होता है, ये महान होता है। और इसके अलावा बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इसी तरीके के विलोम शब्द में आपको दे देगा जो आपको पहचानना रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ख्याली पुलाव पकाना। इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है, गुणात्मक बुद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, या फिर उपद्रव मचाना। तो देखिए, ख्याली पुलाव का मतलब होता है कि असंभव बातों की कल्पना करना, यानी कि हम कोई भी बात जो कि असंभव है उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा 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 हो रहा है, तो ये क्या होता है, ख्याली पुलाव पकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताएं। तो देखिए, जो महर्षि संधि दी हुई है इसमें कभी कभी पूछ लेता है कौन सी संधि है, तो ये गुण संधि है। अब इसमें देखते हैं कि संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ये होता है कि अगर हम कोई भी किसी भी शब्द का अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो जो भी शब्द का हमने संधि विच्छेद किया हुआ है तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। यानी महर्षि का संधि विच्छेद पूछा गया है तो इसमें देखते हैं सिंपली सा कौन सा, देखिए म धन अहर्षि होगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। महिधन ऋषि, देखिए ऋषि का तो अर्थ है लेकिन मही नहीं होगा। महधन ऋषि ये भी नहीं, यानी महाधन ऋषि, तो महाधन ऋषि में महर्षि जो है महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी है, तो ये गुण संधि है। गुण संधि कैसे हो जाएगी, तो इसका पूर्व पद जो है वो आ होता है, यानी आ और आ से मिलके री यानी अर बन जाता है, आ और री मिलके अर बन जाता है। तो वो हमारी कौन सी संधि होगी, ये हमारी गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट हमारा शब्द दिए हुए हैं, इसमें ये शब्द युग्म दिए हुए हैं शब्द, और इसका जो यहाँ पे शब्द भेद दिए, यानी पहचानना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो सही है, यानी इसके सामने होना चाहिए, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो देख लेते हैं कि अनिल और अनल, यानी अनिल माने हवा होता है और अनल माने आग होता है। पहला हमारा सही है, इसमें नहीं पे ध्यान देना है। दूसरा दिया है अंश और अंश, तो अंश माने हिस्सा होता है, अंश माने कंधा होता है, ये भी सही है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा माने आशा होता है, उपेक्षा माने निराधर होता है, ये भी सही है हमारा। अब अवलंब और अभिलंब, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें अवलंब और अभिलंब दिया हुआ है, यानी अवलंब का मतलब होता है सहारा और अभिलंब का मतलब होता है तुरंत। तो ये जो हमारा जो आप आंसर दिया हुआ है ये हमारा गलत सही हो जाएगा, यानी ये इसके जो 3 ये जो है जोड़े ये सही दिए हुए हैं, एक हमारा गलत है और इसमें नहीं पूछा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस विकल्प में सभी परस्पर क्या है वो पर्यायवाची हैं, यानी पूछे गए हैं कि सारे इसमें जो शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची, यानी पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये तो पार्वती जी के ही इसमें दिए हुए हैं कि परस्पर पर्यायवाची हैं, तो ये सही है। दानव, निशाचर, अंक, देखिए अंक माने गोद होता है तो ये नहीं होगा। मनोरथ, स्पृहा, निलय, ये भी नहीं होगा। रीतारित, ये भी नहीं, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा और पुराने जो गद्यांश होते हैं उनको पूछता भी नहीं है, तो इसका हम देख लेंगे कि किस तरीके से दिया हुआ है, इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर का देखेंगे। तो पहला देखिए दिया हुआ है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो साहित्य जो है वो अपने दायित्वों का निर्वाह ये इसमें क्या हो जाएगा, वो इसमें दुष्प्रभावों को सामने लाकर करता है। इसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो पेपर दिया हुआ है उसमें जो आंसर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है, तो वो किस तरीके से करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार जो है वो साहित्य समाज में, यानी पहला वाला हमारा दिया हुआ है, साहित्यकार जो है वो समाज में अपनी कृतियों द्वारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि साहित्य क्या है, राष्ट्र का इतिहास हो गया, गरिमा, सभ्यता, संस्कृति, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा की जो है
द्वारा ही जाने जा सकते हैं, यानी जो इनकी पुरानी पीढ़ियां हैं उनकी जानकारी इसी के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? यानी इसमें पूछा गया है कि साहित्य जो है वो केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो ये किस लिए होता है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की जो विडंबनाएं हैं, यानी जो विडंबनाओं और विसंगतियों को प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उसको क्या मानते हैं? सिर्फ दर्पण ही नहीं मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या था? तो जो ये गद्यांश दिया हुआ था इसमें इसका शीर्षक पूछा था तो वो साहित्य और समाज था। नेक्स्ट देखते हैं, इस गद्यांश में चिरास्थायी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो जो इसका चिरास्थायी है इसमें जो इसका विलोम शब्द है उसमें पूछ लिया है। ये सेकंड गद्यांश दिया हुआ है। पहला गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ से हमारा सेकंड गद्यांश दिया हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें चिरास्थायी शब्द का विलोम शब्द पूछा था, तो क्या हो जाएगा? चिरास्थायी यानी कि बहुत लंबे समय तक, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा वो क्षणभंगुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो जो सत्य होता है इसकी तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो वो श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए इसकी जो खोज है वो की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ये भी देखिए इसमें पूछा गया है गद्यांश में, तो कैसे करना चाहिए? देखिए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो नॉर्मली आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गद्यांश को नहीं डाला है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो आप इसको पढ़िएगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, और इस मार्ग पर चलना क्या होता है? वो अत्यंत ही कठिन होता है, इसलिए इसको अस्य की जो धार है उस पर चलने के समान बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्य रूपी परमेश्वर की जो रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यानी जो सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सत्य की आराधना भी कर सकते हैं, हरि के मार्ग पर चलें और अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। यानी ये सारी चीजें करके हम उनकी जो रत्न चिंतामणि है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, से हमारा करंट अफेयर का सेक्शन शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया था? ये कोलकाता में किया गया था। तो ये भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया था। जून 2023 में ये पूरी तरह से संचालित हो जाएगी। और भारत की पहली मेट्रो रेल की जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? तो वो 1972 में कलकत्ता में ही रखी गई थी। और प्रारंभ कब हुआ था? तो वो 1984 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। और तो ये किसने किया है? ये इजराइल ने किया है। तो इजराइल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कृत्रिम भ्रूण को तैयार किया, यानी मेडिकल साइंस जर्नल ने प्रकाशित शोध की टीम है। तो इन्होंने क्या किया है? चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया है, ठीक है। पूछ सकता है किसके भ्रूण से? तो चूहे के जो स्टेम सेल हैं उनसे इन्होंने कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किया है। तो किसने किया है? वो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वो गुजरात में लॉन्च किया है। तो अभी देखिए, जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रीय जो प्राधिकरण है IFSCA यानी IFSCA के मुख्यालय भवन में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत में सोने के मूल्य निर्धारित करने जो निर्धारण को है वो मानकीकृत करना है। तो मेन इसका उद्देश्य आप याद रखिएगा किस लिए किया गया है? तो भारत में सोने के मूल्य के निर्धारण को मानकीकृत करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास तक अपना जो है अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो वो किसने किया है? ये चीन ने किया है। तो जो ये यूएस हाउस है कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा के अगले दिन चीन में क्या किया था? वो 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। यानी ताइवान एक क्या है? वो स्वशासित द्वीप है और चीन इस पर नियंत्रण करना चाहता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है? वो इसके आसपास अपना एक सैन्य अभ्यास जो है वो किया है। नेक्स्ट देखते हैं,
जो भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में पूछा है डैश डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह जो अभ्यास है इसका आयोजन किया है, तो वो कौन सा एक भारतीय उपग्रह संचार है, किसका अभ्यास किया है? तो ये किया है इन्होंने स्काई लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्काई लाइट। तो इन्होंने जो है 25 से 29 जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह का संचार किया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसी विरोधी के हमले पर जो इसकी स्थिति है उसमें अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों का जो परिचालन तत्परता है और मजबूती का परीक्षण करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली जो उड़ान है, आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो किसका किया गया है? ये मुंबई से अहमदाबाद के लिए किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आकाशा एयर की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 को मुंबई के छत्रपति साहूजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए किया गया। आकाशा एयरलाइंस क्या है? वो एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका जो उद्देश्य हम मानेंगे तो उद्देश्य क्या था? वो देश के जो युवाओं हैं, युवाओं से जोड़ना और इनकी देशभक्ति की भावनाएं पैदा करना। ठीक है, तो ये जो संस्कृति मंत्रालय है इसने इस कार्य को किया था। ठीक है, इस अभियान को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? तो वो किसने की है? तो वो आईआईटी मद्रास ने की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। देखिए आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? वो मद्रास ने सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए भारतीय भाषा जो प्रौद्योगिकी है इसकी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन जो है वो आईआईटी मद्रास ने जो आईआईटी मद्रास की परिषद आईआईटी सेवाओं के प्रमुख जो नंदन नीलेकणी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वो अमित शाह जी ने किया था। तो ये एनसीबी ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में क्या किया था? वो 75,000 किलोग्राम ड्रग्स के निपटान का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का पहला राज्य है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। मेन इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों से संबंधित जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो ये मांजली जो द्वीप है ये हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। पूछ सकता है तो किसका है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ये बेसिन की विशाल नदी का प्रणाली का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो वो 352 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो वो हंगेरियन फोरिंट है। तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताएं? तो वो कौन सा हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और पूछता है कभी कभी इसके बारे में। तो 1943 में आंध्र प्रदेश क्या था? वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 1952 में पोट्टी श्री रामुल के जो आमरण अनशन के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात हुई हिंसा के कारण सरकार को 1953 में क्या किया था? मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के रूप में एक नया राज्य इनको बनाना पड़ा था। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा,
कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है, वो 25 साल होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो 84(2) के अनुसार संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होती है, वो 25 वर्ष होती है। और भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए, यानी वह पागल या दिवालिया ना घोषित किया गया हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो तथा संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। राज्यसभा का यही पूछ लेते हैं तो कितनी होनी चाहिए, वो 30 होनी चाहिए, यानी लोकसभा में 25 होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 होनी। UNFCCC का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में जानते हैं कि ये वर्क क्या करता है। तो देखिए, इसे जलवायु परिवर्तन पर एक जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संकटों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। इसका गठन कब किया गया था, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। ये 1994 के प्रभाव में 1994 में प्रभाव में आया था। UNFCCC का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, ये वॉन जर्मनी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नौटंकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। आप इसको ट्रिक के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि यूपी के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा नौटंकी करते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मोस्टली जो है याद करने के लिए रहता है कि हमें भूले नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो 1894 में की गई थी और पेरिस फ्रांस में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक जो है वो पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है, तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है ये पावर्स ऑफ द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का प्रयोग है वो पहली बार किया गया था। तो तांबे का प्रयोग पहली बार जाहिर सी बात है तो ताम्र पाषाण युग में ही किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो ये राजगीर में किया गया था। इसके अलावा देखिए राजगीर में किया गया था, इसमें तो प्रथम पूछ ली गई है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड के बारे में भी देखिए। पहली बौद्ध संगीति के बारे में पूछता है तो वो 483 ईसा पूर्व राजगीर में की गई थी। और यह संगीति क्या थी, वो जो मगध सम्राट थे अजातशत्रु के काल में हुई थी। इनके जो सम्राट हैं उनके बारे में भी पूछ लेता है। और इसके अलावा दूसरी की बात करते हैं तो वो वैशाली में की गई थी। तीसरी की बात करते हैं तो ये कहाँ पे की गई थी, ये पाटलिपुत्र में की गई थी। और चौथी की बात करते हैं तो वो कुंडलवन में की गई थी। अब द्वितीय बौद्ध काल संगीति की बात करें तो जो जैसे कि बताया मैंने वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके काल किसके काल में भी की गई थी ये भी पूछा गया था। तो जो सेकंड वाली थी ये साबाकामा की अध्यक्षता में और कालाशोक में हुई थी। जो थर्ड वाली थी ये अशोक के शासन काल में हुई थी। जो चौथी वाली थी ये किसके, ये कनिष्क के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम्पियदस्सी भी था। तो ये कौन थे, तो ये हमारे मौर्य सम्राट अशोक थे। इनको किस नाम से जानते हैं, देखिए अशोक को उनके अभिलेख में देवानाम्पिय कहकर संबोधित किया गया है, यानी भाब्रू अभिलेख में इसे प्रियदर्शी कहा गया है। इसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख कौन कौन से हैं, तो ये मास्की है, गुर्जरा है, नेतूर है और उड़े गोलम है। तो ये 4 अभिलेख हैं जिनमें इनका नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था, तो वो मुगल शासन का जो है वो शासन हुआ करता था जब इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यानी यह आंदोलन वर्तमान में कहाँ पे, तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गाँव से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। यानी जो इनके आंदोलन थे इनको सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित ना रखा जाए, इसके लिए किसने राजी किया था, तो ये है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये गांधी जी के आंदोलन को जो इसकी शुरुआत है वो 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 19
30 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने समुद्र के किनारे दांडी गांव पहुंचकर नमक जो कानून है वो तोड़ा था। यहीं से क्या था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट जो अभिव्यक्ति है निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति? देखिए ये जो क्वेश्चन था ये विवादित क्वेश्चन था, इसमें पिछली बार बैट में कॉमन नंबर दे दिया गया था। देखिए राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, और परंतु इस विषय पर जो है वो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनीतिक और जो संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई थी। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबको कॉमन नंबर मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो किसके द्वारा हुआ था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। तो ये बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हो गया था। और भारत शासन अधिनियम कौन सा था? तो वो 1935 का था। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध जो युद्ध का नारा था दिल्ली चलो, ये किसका था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था ये नारा। 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA को प्रेरित करने के लिए तब किया गया था जब INA ने वर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था। तो किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखिए शहरीकरण भी होता है, खनिज भी होता है, औद्योगिकरण भी होता है, यानी पानी की उपलब्धता जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछता है तो कितनी है? 8848.86 मीटर है। यह महान हिमालय के बीच में यानी ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की जो गर्मी होती है इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ जो उच्च तापमान होता है इसके कारण होती है। यानी अक्टूबर माह के दिन जो होते हैं ये गर्म और रातें ठंडी होती हैं। तो इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है जिस कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समय मानक ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जो है ये 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक रेखा कितनी है? मतलब मानक रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होने के चलते भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकता है कितने घंटा आगे चलता है, तो वो 5.5 घंटा आगे चलता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उपज जो उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, या फिर सिंचाई, या फिर ये सभी। यानी ये सभी जो कारक थे ये हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि बरसात के दिनों में ये जो उत्तरी बिहार होता है, जो ये उत्तरी बिहार है में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत चीन से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान की गई थी। यानी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा जो है वो दी जाती थी। NCD की स्थापना कब की गई थी? तो ये 9 अगस्त 1952 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां यानी किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं।
तो किसी भी जो विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसके चरण कौन कौन से होते हैं? तो ये कृषि होता है, वानिकी होता है, खनन आदि, ये सब चीजें इसमें क्या होती हैं? प्राथमिक में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिए, जो HSBC होता है या भारतीय स्टेट बैंक है या फिर ICICI है या फिर सिडबी बैंक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वो सिडबी बैंक जो है ये एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो ये भारत की एक स्वतंत्र जो है ये वित्तीय संस्था होती है, जिसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म और लघु उद्योग को आर्थिक जो सहायता होती है ये उपलब्ध कराना और लघु उद्योगों के साथ जो मध्यम उद्योगों की स्थापना करना है। जबकि HDFC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, ये क्या है? ये वाणिज्यिक बैंक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ये वैधानिक जो निगम होते हैं ये होते हैं, यानी वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। वैधानिक जो निगमों के पास वित्तीय स्वायत्तता होती है और वे उस विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया है। ठीक है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये देखिए, उपराष्ट्रपति भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये इसमें शामिल नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ये 124 हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन किया गया है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछता है तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है, और 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन से हैं? वो DY चंद्रचूड़ है। ये 2022 का डाटा है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेड के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, यानी किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो वो किसके पास होती है? वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास में होती है। अनुच्छेद पूछता है कौन सा है? तो ये 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। और इस आयोग जो यह आयोग है ये देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो वो संसद को है, यानी पार्लियामेंट को ये जो है वो अधिकार प्राप्त है। और बात करते हैं उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो देखिए, जूट भी होता है, कॉटन भी होता है, और जो है ये फ्लैक्स भी होता है, और ये इसमें मिस्टेक हो गया है, और ये नायलॉन नहीं होता है। नायलॉन क्या है? ये एक वनस्पति रेशा नहीं है। जबकि जूट हो गया, कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, वनस्पति रेशे हैं। जबकि पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये नायलॉन हो जाएगा, जो कि एक वनस्पति रेशा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग होता है ये उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी तारों में क्या होता है? वो ज्वलन गैसों से बने होते हैं तारे। ये अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। छोटे तारे ठंडे होते हैं, जिनका तापमान कितना होता है? तो ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और लाल रंग के दिखाई देते हैं। इससे अधिक गर्म तारे नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इससे अधिक जो गर्म तारे होते हैं वो नीले रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं ये इसमें इसको प्रभावित करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस होती हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जल वाष्प, ओजोन आदि गैसें इसमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो निमोनिया है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो फेफड़ों को प्रभावित करता है, इससे क्या होता है, फेफड़ों में सूजन की स्थिति बन जाती है। निमोनिया मुख्यतः क्या होता है, ये बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है और ये वायरस और पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। 19वीं सदी में विलियम ओसलर ने निमोनिया को मौत बांटने वाले पुरुष का मुखिया भी कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, निमोनिया किसको प्रभावित करता है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये हमारा पेपर था 2022 का प्रीवियस ईयर फर्स्ट शिफ्ट का 15-10 का, ये मैंने आपको सारा करा दिया है। बस इसमें मैथ और रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग और कुछ जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो बचे हैं, आप इनको भी रिवीजन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए रिपीट हो सकते हैं, नहीं रिपीट तो आपको घूम फिर के दे सकता है। जैसे इसमें किसी में पूछ लिया नहीं है तो उसमें है दे सकता है। तो आप लोग रिवीजन करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।